हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 1 मार्च एंड 1 मार्च के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। जैसे कि आप जानते हो कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी मैं 13 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अब लिंक कैसे देखना है, देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और रिमेनिंग लेक्चर 3 या 4 लेक्चर रिमेनिंग बचे हुए हैं, वो मैं आपके मिड मार्च तक कंप्लीट करा दूंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया यूरोपियन यूनियन डील। देखो जैसे आप जानते हो कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, जिनका नाम है उर्सुला वैन डर, ऐसा कुछ नाम है, वो इंडिया आए हुए हैं। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या डिस्कस हुआ, कौन सी डील हुई, वो अपन जानेंगे। देन आफ्टर यूनियन कार्बाइड वेस्ट स्टार्टेड बर्न इन पीतमपुर। देखो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं, आपको समझा चुका हूं अच्छी तरह से कि पूरा आपको जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 पीतमपुर में इसका वेस्ट बर्न हो रहा है, कितना बर्न हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है बर्न होना, वो मैं सब आपको क्लियर कर चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इस लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, क्लियर। देन आफ्टर बेस्ट वर्ल्ड बैंक इंडियन कंट्री इकोनॉमिक मोमेंटम। क्या है, वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि इंडिया ने जो टारगेट सेट करके रखा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना, डेवलप कंट्री बनाना। अब इसको डेवलप कंट्री बना लेगी इंडिया की, नहीं बना लेगी, और इंडिया को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या करना पड़ेगा, वो वर्ल्ड बैंक ने बताया है इंडिया को, वो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। देन आफ्टर ट्रंप एंड जेलेंस्की टॉक इन ओवल ऑफिस। देखो ट्रंप और जेलेंस्की की अभी डिस्कस हुआ है रशिया और यूक्रेन के वार के ऊपर। जैसे कि इसमें मैं आपको बताऊंगा, कुछ फैक्ट बताऊंगा जो मैंने 2 महीने पहले बताया था, वो भी आगे बताऊंगा, क्लियर। और दोनों क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, काउंटर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट क्या हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024, इंडियन इकोनॉमी एज पर दी एएनएसओ डेटा के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी जीडीपी कितनी आई है इन थर्ड क्वार्टर फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर 2024, ये अपन जानेंगे। चलते अपन आगे। देखो सबसे पहले इंडियन यूरोपियन यूनियन डील। जैसे आप जानते हो कि अभी प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, इनका नाम है उर्सुला वॉन डर, क्लियर, डर डर लगा, क्लियर। तो उर्सुला वॉन डर ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की, ये इंडिया आए हुए हैं। और इंडिया आने का एक ही कारण है कि इंडिया के संग रिलेशन को एनहांस करना यूरोपियन यूनियन के। आप जैसे जानते हो यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं। कितने हैं, 27 मेंबर। पहले कितने थे, 28। जैसे आप जानते हो कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को एग्जिट कर दिया, दैट्स वाई 27 सब मेंबर रह गए, क्लियर। वो सिंपल बात है, वो तो जानिए, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट आई हैं, और क्या है कि 2007 में सबसे पहले इंडिया और यूरोपियन यूनियन की डिस्कस हुआ था, स्टार्ट डिस्कशन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्लियर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कस हुआ था। देन आफ्टर अगेन स्टार्ट डिस्कशन इन 2021 में फिर से डिस्कशन स्टार्ट हुआ इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। बट ये पिक्चर में नहीं आ पा रहा था, इसमें मटेरियलाइज नहीं हो रहा था, वीकेंड से ये पिक्चर में नहीं आ पा रहा था, सरफेस पर नहीं आ पा रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। अब क्या है कि अब प्रेसिडेंट आ गई हैं, इंडिया आ गई हैं, और इनकी सेकंड टाइम, ये पहली बार इंडिया आई हैं, क्लियर। और एक और बात ध्यान रखना, इन्होंने बिल्कुल साइन कर लिया है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, साइन कर लिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये पिक्चर में बाय एंड ऑफ 2025 से काम करना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। पहला तो एग्रीमेंट साइन क्या हुआ, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन बिटवीन बोथ लीडर नरेंद्र मोदी साहब एंड यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर के बीच में, क्लियर। ये पहली बात हुई डिस्कस। देन आफ्टर इन्होंने डिस्कस किया जियो पॉलिटिकल टेंशन, किसके ऊपर, जियो
पॉलिटिकल टेंशन। देखो जो बड़ी बड़ी कंट्रियां होती हैं ना, वो सिर्फ ओनली जियो पॉलिटिकल टेंशन पर डिस्कस करती हैं, ये ध्यान रखना। जो छोटी कंट्री होती हैं वो सिर्फ ओनली अपना फायदा देखती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है जियो पॉलिटिकल टेंशन पे। आपने कभी सुना है कि अफ्रीकन कंट्री से कभी जियो पॉलिटिकल टेंशन पर डिस्कस हुआ है? क्योंकि उनका इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन है ही नहीं। इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन है, इंडिया की सुन रही है कंट्रियां। दैट्स वाई इंडिया डिस्कसिंग ऑन जियो पॉलिटिकल टेंशन विद अ डिफरेंट कंट्री। इंडिया की वैल्यू देखिए, ये वैल्यू है इंडिया की, दैट्स वाई इंडिया डिस्कसिंग ऑन जियो पॉलिटिकल टेंशन। अब जियो पॉलिटिकल टेंशन होता क्या है? जैसे आप जानते हो रशिया यूक्रेन वार, ये पहला टेंशन है। दूसरा इस्राइल हमास वार, ये दो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, क्लियर। और छोटी छोटी है, सीरिया वाली वो खत्म हो चुकी है, क्लियर। तो दो टेंशन चल रही हैं अभी, क्या है? इस्राइल और हमास का वार, और इस पर रशिया और यूक्रेन का वार। ये दो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वर्ल्ड के अंदर, और इन दोनों ने डिस्कस किया, इन दोनों ने इसको खत्म करने के लिए। क्योंकि क्या है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के बीच में वार होता है तो इट एडवर्सली इफेक्ट ऑन द ऑल कंट्री कनेक्टेड विद ग्लोबली। क्या है? जो कंट्री ग्लोबली कनेक्ट होगी, जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो नहीं करेगी, जिसके अंदर मार्केट इकोनॉमी होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता होगा, अगर कहीं भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा तो डेफिनेटली इट एडवर्सली इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री। और इंडिया आप जानते हो कि ग्लोबली कंट्री है, और हर चीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप देखिए अच्छी अच्छी कंट्रियों से रिलेशन है इसके। तो दैट्स वाई ये सबसे बड़ा रीजन है, क्लियर। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन में डिस्कस हुआ। देन आफ्टर वी कैन से डिस्कस और एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड जीआई टैग। जीआई टैग क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन, जोग्राफिकल इंडिकेशन, क्लियर। इस पर भी डिस्कस हुआ, इस पर भी एग्रीमेंट साइन हुआ, समझे मेरी बात को। अब तीसरा डिस्कशन क्या हुआ? देखो तीसरा मैं आपको हर लेक्चर में बता रहा हूं कि जब से यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब बने हैं तब से टैरिफ पर इतना डिस्कस हो रहा है। मैं भी थक गया हूं बार बार बता बता के कि यूएसए की इतनी न्यूज़ बता बता के मैं भी थक गया। 2 महीने के अंदर मैंने इतना यूएसए को कॉल किया है कि मैं क्या बताऊं। इतना तो मैंने अपनी इंडिया को कॉल नहीं किया जितना यूएसए को कॉल किया है। इसलिए क्या है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब हर दिन कुछ नया करते हैं, हर रोज उनकी कुछ ना कुछ मुझे कवर करनी पड़ती है न्यूज़। अब बच्चे भी थक गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब आप अब थोड़ा ठंडे हो जाओ और दिमाग से काम करो, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो मत करो, दिमाग से काम करो, ठीक है, क्लियर। चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सभी कंट्री को टैरिफ की धमकी दी थी। इवन इसमें इंडिया भी थी, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, ब्रिक्स कंट्रियां, और इवन यूरोपियन यूनियन को भी नहीं छोड़ा। यूरोपियन यूनियन को भी नहीं छोड़ा। इवन उसमें बोला यूरोपियन यूनियन से कि 25% टैरिफ तुम भी तैयार हो जाओ, 25% टैरिफ के लिए तुम भी तैयार हो जाओ यूरोपियन यूनियन पे। तो मोदी साहब से बोला जो प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन की कि आप देखो यार ये क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, समझ में नहीं आ रहा, आपसे अच्छी बनती है थोड़ा कुछ करो, कुछ समझाओ उनको कि टैरिफ ना लगाए। तो मोदी साहब भी क्या कर सकते हैं? अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब तो किसी की सुन ही रहे हैं, वो जोश में है क्योंकि सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, क्लियर। और नेक्स्ट आफ्टर किस पर डिस्कस हुआ? डिस्कस ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी। याद रखोगे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी। अब मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा बताता हूं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के क्या रिलेशन है, कितना ट्रेड रिलेशन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो इंडिया और यूरोपियन रिलेशन लास्ट ईयर जो रहा है गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो रहा है यूरो, वी कैन से यूरो 120
120, क्लियर, यूरो 120 बिलियन, यूरो 120 बिलियन इन गुड्स। याद रखोगे। तो लास्ट ईयर का अगर डेटा देखा जाए तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड हुआ है गुड्स में 120 बिलियन यूरो का। तो देखो ये कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर वी कैन से स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। याद रखोगे, याद रखोगे, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप पर भी डिस्कस हुआ। देन आफ्टर डिफेंस डायलॉग, क्या है, डिफेंस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें जॉइंट एक्सरसाइज होंगी, जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ फोर्स एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ऑफ इंडियन नेवी, क्या, कोऑपरेशन ऑफ इंडियन नेवी एंड मैरीटाइम, मैरीटाइम फोर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्या है, फोर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। इवन स्पेस डायलॉग भी साइन हुआ है, स्पेस डायलॉग जानते हो आप, यूरोपियन यूनियन की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इंडिया की इसरो, याद रखना, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन भी हुआ है, ये भी डिस्कस हुआ है इनके बीच में। और क्या सब्जेक्ट डिस्कस हुआ, नेक्स्ट डिस्कस हुआ कोऑपरेशन ऑन, देखो अपन समझते हैं, लिखता हूं यहां पर, कोऑपरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी कैन से हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, 6G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड डेटा कनेक्शन, हाई स्पीड डेटा कनेक्शन, क्लियर, याद रखोगे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी केबल, क्लियर, याद रखोगे, ये डिस्कस हुआ। देन आफ्टर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बताई थी, जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर का एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको बोलते हैं इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्लियर। ये कॉरिडोर के बारे में मैंने आपको बताऊं किसने बताया था, मैंने आपको चब्बार पोर्ट के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया था, आप देख लीजिए, मिल जाएगा वीडियो। मेरा यूट्यूब चैनल खोलिए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक एडिटर का फोल्डर है, उसमें आपको इनिशियल पर ही मिल जाएगा चब्बार पोर्ट, ईरान का जो चब्बार पोर्ट है और इंडिया का रिलेशन के बीच में ये मिल जाएगा वीडियो। उसमें मैंने आपको डायग्राम के थ्रू इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में डिटेल में बताया है, क्योंकि ईरान भी इसके अंदर इंक्लूड है, ईरान के पोर्ट भी इंक्लूड है। तो क्या है, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से इंडिया के ट्रेड एनहांस होने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है, कन्फर्म ही है, यूरोप से रिलेशन एनहांस होंगे। तो ये सारे डिस्कस हुए, इस पर ज़्यादा डिस्कस मतलब मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, और अन्य सारी बातें मैंने नहीं बताई हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो रट लेना, याद कर लेना अच्छे से कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट के बीच में, क्लियर। चलते बनाएंगे। नेक्स्ट है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वेस्ट बर्न इन पीतमपुर। देखो पीतमपुर के अंदर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जो वेस्ट था वो बर्न होना स्टार्ट हो गया है, इंसिनरेशन प्रोसेस। अब चलो मैं जल्दी से बताता हूं इसमें इंसिनरेशन प्रोसेस क्या होती है, कि जब हम वेस्ट को एट हायर टेम्परेचर पर बर्न करते हैं तो वो एनर्जी जनरेट करता है, क्लियर। देखो सबसे पहले क्या है कि 2 एंड 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। क्या हुआ था, भोपाल गैस
ट्रेजेडी हुई थी, क्लियर, जिसमें गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्लियर। और इसी गैस के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी भोपाल के अंदर, और इसी का वेस्ट रिमेनिंग बचा हुआ था, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसका वीकेंड से डिस्ट्रॉय करने के लिए ये प्रोसेस हुई थी कि पीतमपुर के अंदर, पीतमपुर जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है मध्य प्रदेश का, क्लियर, याद रखना। और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है मध्य प्रदेश का पीतमपुर, और ये धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के अंदर धार डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये पीतमपुर है, एक सिटी है, अच्छी सिटी है, लोग वहां रहने भी लगे हैं, और फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, क्लियर, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पर इस वेस्ट को ले जाकर वेस्ट करना था, कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। अब ये बात हाईकोर्ट में अलाउ कर दिया है, क्लियर, अब बर्न होना स्टार्ट हो गया है पीतमपुर में, और इसी के लिए फोर्स मोस्ट लगी हुई है। और डिटेल में जानना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए आप न्यूज़पेपर के, मैंने शायद 15 या 20-25 दिन पहले ये पढ़ाया था न्यूज़ में, जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो डिटेल में समझाया है, देख लीजिए, आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी, मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। वर्ल्ड बैंक इंडियन कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम, देखो क्या है कि अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसको बोलते हैं इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम। क्या है ये? देखो, जैसे आप जानते हो कि हमारी इंडिया ने 2047 का टारगेट रखा है इंडिया को विकसित भारत बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? विकसित भारत बनाने के लिए इंडिया ने टारगेट रखा है 2047 तक हम इंडिया को डेवलप कंट्री बना लेंगे, क्लियर। बट बोल तो दिया, टारगेट सेट तो कर लिया, बट क्या है आपके गोल, क्या है, आप कैसे इसको टारगेट को अचीव करोगे, इंडिया को डेवलप कंट्री कैसे बनाओगे। अब बोल तो रहे 2047 तक इंडिया डेवलप कंट्री बन जाएगी, पर इंडिया डेवलप कंट्री बनेगी कैसे, ये तो पहले बताइए। तो ये कुछ है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं, क्लियर, वो अलग बात है, क्या इनके भी टारगेट सेट हैं, बट क्या है, वर्ल्ड बैंक ने अपने खुद के टारगेट दिए कि इंडिया को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तभी इंडिया डेवलप कंट्री, विकसित भारत बन पाएगी, डेवलप कंट्री, क्लियर। अब वो कौन कौन से पॉइंट है, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है, वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया को 7.8% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए। कितनी चाहिए? 7.8% जीडीपी ग्रोथ चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही है, क्लियर। और इसके साथ क्या है? इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंडिया को इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट, जॉब चाहिए, सस्टेनेबल जॉब चाहिए, सस्टेनेबल और रिवाइविंग जॉब चाहिए, याद रखना। थर्ड क्या बोला? थर्ड बोला कि कम से कम वी कैन से कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जीडीपी शुड बी 40% बाई 2035। क्या बोला? तीसरी बात बोली कि कम से कम जीडीपी के अंदर इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन 40% होना चाहिए बाय 2035। दैट इज ऑल्सो अ थर्ड पॉइंट। समझे मेरी बात को? फोर्थ पॉइंट क्या बोला? फोर्थ पॉइंट बोला कि ग्रॉस नेशनल इनकम, कितनी? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा वुड बी कितनी होना चाहिए? $14,000। इतनी होना चाहिए तो ही विकसित भारत बन पाएगी। तो और क्या बोला? और देखिए, और सिक्स्थ बोला कि फाइनेंशियल रिफॉर्म, क्या है? फाइनेंशियल रिफॉर्म भी चाहिए। फाइनेंशियल रिफॉर्म कैसे होगा? अगर फाइनेंशियल रिफॉर्म होगा तो इट एनहांस दी कैपिटल एबिलिटी। वी कैन से इन्वेस्टमेंट के लिए अगर फाइनेंशियल रिफॉर्म होगा, बैंक में रिफॉर्म होगा, फाइनेंशियल रिफॉर्म होगा, तो इजीली कैपिटल मिल सकेगा। जो इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट है, उनको कैपिटल मिल सकेगा। इवन एमएसएमई को भी, एमएसएमई का आप जानते हो कि इंडिया में बड़ा रोल है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का बहुत बड़ा रोल है इंडिया के अंदर, तो इतना भी चाहिए, क्लियर। उनको भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है।
तो उनको भी बराबर कैपिटल चाहिए, तो ही इंडिया विकसित भारत बन पाएगा। ये वर्ल्ड बैंक के रिकमेंडेशन है, इसको आपको मेंशन करके आना है अगर आपको विकसित भारत के ऊपर या डेवलप कंट्री के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो। समझे मेरी बात को, क्योंकि 2047 बहुत दूर है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आए तो आपको वर्ल्ड बैंक के रिकमेंडेशन में मेंशन करके आना है, तो आपको अच्छे मिल जाएंगे मार्क्स। आपको ये रिपोर्ट लिख के आना है, इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम रिपोर्ट के बारे में, और ये वर्ल्ड बैंक ने निकाली है और ये सारे रिकमेंडेशन दिए हैं। अगर इफ इंडिया वांट टू बिकम अ डेवलप कंट्री बाय 2047, दैट इज अ विकसित भारत। बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है, इंडिया को करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर, चलते अपन आगे। नेक्स्ट है ट्रम्प एंड जेलेंस्की टॉक इन ओवल ऑफिस। देखो, मैंने आपको 2 या 3 महीने पहले एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, मेरा एक इंडिविजुअल वीडियो आया था, उसका टाइटल था कि ट्रम्प विक्ट्री इम्पैक्ट ऑन इंडिया पॉजिटिव और नेगेटिव। नवंबर के महीने में ये वीडियो आया था, और अगर आपको देखना है, जानना है, तो आप मेरे वीडियो खोलिए, चैनल खोलोगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक एडिटर का फोल्डर है, उसके अंदर ये आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपसे एक बात बोली थी, आज वो बात सही होने जा रही है। क्या बोला था मैंने आपसे? मैंने आपसे बोला था जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शपथ ले ली प्रेसिडेंट की, उस दिन आप देख लेना, वो सबसे पहले फोकस उनका बढ़ जाएगा कि रशिया और यूक्रेन का वार खत्म कराना। और डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब रशिया और यूक्रेन का वार भी खत्म करा देंगे, मैं आपको लिख के देता हूं। और आप देख लेना, 1 या 2 महीने बाद मैं आपको फिर से बोल रहा हूं ये बात कि रशिया और यूक्रेन का वार खत्म होने वाला है बाय द एफर्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपको लिख के देता हूं। और अभी आपको मालूम है कि पुतिन साहब के साथ मुलाकात हुई, और इसी के साथ अब जेलेंस्की साहब मुलाकात हुई है, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, और इनसे क्या डिस्कस हुआ और स्टेटमेंट और काउंटर स्टेटमेंट दोनों के बीच में क्या हुआ। देखो, मैं आपको सिंपल रीजनल लैंग्वेज में समझाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अच्छी फटकार लगाई है जेलेंस्की को, ये समझ लो मेरी बात से। रीजनल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, क्या फटकार लगाई है। पहले तो इससे बोला गया कि भाई तू क्या चाह रहा है, तुम क्या चाह रहे हो, क्या वर्ल्ड वार थर्ड कराना चाह रहे हो, क्या वर्ल्ड में तुम वर्ल्ड वार थर्ड कराना चाह रहे हो? तुम्हारे पास फोर्स नहीं है, तुम्हारे पास जो इनोसेंट लोग हैं वो मर रहे हैं, तुम्हें उनकी केयर नहीं है, तुम बराबर लड़ाई लड़ रहे हो रशिया से। रशिया से तुम कब तक जीत लोगे? रशिया से यूक्रेन की औकात है कि जीतने की? एक छोटी सी कंट्री, वो इतना बड़ा पार्ट है, वो एक्सटेंड 3 साल हो गए इस वार को 3 साल हो गए एक्सटेंड करते हुए, बट ये घुटने टेकने को तैयार नहीं है यूक्रेन का प्रेसिडेंट। ये बराबर डोनाल्ड ट्रंप साहब से बोला कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं बराबर लड़ूंगा। अब क्या था, अब देखो, मैंने आपको बताया था जब यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे तो इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया यूक्रेन का, इनको कई सारे आर्म एंड एम्यूनिशन दिए कि तू बराबर लड़। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा अलग है, थोड़ा अपोजिट है। वो नहीं चाहते कि दे रहा कोई मदद करना यूक्रेन की, वो चाहते हैं कि वार जल्दी से जल्दी पीस हो जा पर, क्योंकि आप जानते हो कि इस वार के कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन कितना हो रहा है। एक कंट्री इससे इफेक्ट नहीं हो रही, कई सारी कंट्रियां इससे इफेक्ट हो रही हैं, एक कंट्री इफेक्टेड नहीं है। तो यही बोला कि भाई क्यों लोगों को मरवा रहा है, जो तेरी कंट्री के हैं उनको क्यों, इनोसेंट लोग हैं वो, आर्मी क्यों अपनी डिस्ट्रॉय करवा रहा है, वर्ल्ड वार थर्ड की तरफ क्यों जा रहे हो? वर्ल्ड वार थर्ड हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में, इस वार को खत्म कर दो, पीस टॉक कर लो बैठ के रशिया के संग, दैट्स अ पॉइंट। ये बोला हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट, 47वें यूएसए प्रेसिडेंट, उन्होंने समझाया इसको। अब बात समझ में आती है कि नहीं आती वो अलग बात है, बट मेरा रीजन था बताने का और एक और फैक्ट बताने का कि मैंने जो बोला था वो सच हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर, चलते बनाएंगे। देखो, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024। देखो दोस्तों, क्या है कि अभी एनएसओ का डेटा आया, नया डेटा, और एनएसओ का नया डेटा आया है जिसमें वीकेंड से हम बोल सकते हैं कि थर्ड क्वार्टर की जीडीपी बढ़ गई है हमारी, थर्ड क्वार्टर की जीडीपी बढ़ गई है। थर्ड क्वार्टर कौन सा? फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2024 का डेटा आ गया है, थर्ड क्वार्टर का एनएसओ का डेटा। और कितनी जीडीपी आई है? जीडीपी आई हमारी 6.2%। क्लियर, क्योंकि पिछली बार
5.6% आई थी, अब सेकंड क्वार्टर में 5.6% थी और थर्ड क्वार्टर में 6.2% आ गई है। अब खुशी की बात है कि हमारी जीडीपी बढ़ गई है थर्ड क्वार्टर में 2024 में। अब हम मार्च के लास्ट में देखेंगे एनएसओ का डेटा कि 2025 में कितनी जीडीपी बढ़ी है। तो हमें खुशी की बात है कि थर्ड क्वार्टर में हमारी जीडीपी 6.2% आई है। बट इसके फैक्टर क्या है ये भी जानना जरूरी है कि भाई इसके फैक्टर क्या है, फैक्टर तो बताओ। तो इसके फैक्टर है सबसे पहले फैक्टर हाई कलेक्शन ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन सबसे हाई आया है। क्लियर, ये सबसे बड़ा रीजन। देन आफ्टर पब्लिक स्पेंडिंग, क्या है, पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक स्पेंडिंग इज अ सेकेंड रीजन, याद रखोगे। थर्ड रीजन इन्वेस्टमेंट, थर्ड फैक्टर है इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। थर्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। याद रखना ये इसके सारे फैक्टर हैं। इंडिया की ग्रोथ थर्ड क्वार्टर में 6.2% आई है एज पर द डेटा ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। याद रखोगे तो शायद आई थिंक खत्म हो गए। हाँ, इसी के साथ ये भी लेक्चर 1 मार्च के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ इकोनॉमिक्स के लेक्चर की लिंक दी हुई है, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।